नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? बेसिकली हमने क्या किया, कोई भी एक हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, या तो हम उस इलेक्ट्रोलाइट का मोल्टन लेंगे या उस इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस लेंगे और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। आप जैसे ही उस इलेक्ट्रोलाइट के मोल्टन और एक्वस में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, उसका केमिकल डिकम्पोजिशन होगा और आपको एनोड और कैथोड पर प्रोडक्ट मिलेंगे। ये जो फिनोमिना है, इसी फिनोमिना को बोल दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ। जैसे मान लो सपोज ये हमने क्या किया, इधर को हमने इसमें मोल्टन NaCl ले लिया, ये मोल्टन NaCl ले लिया, मोल्टन NaCl लिया। ठीक है, मोल्टन NaCl का मतलब इसके अंदर भी Na+ आयन प्रेजेंट है और Cl- आयन प्रेजेंट है। आपने बैटरी लगाई, ये बैटरी आपने लगा दी। जैसा बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाते होगा क्या, Na+ आयन आपका कैथोड पे जाएगा, Cl- आयन एनोड पे जाएगा। इधर आपको मिलेगा क्लोरीन, इधर मिलेगा आपको सोडियम। तो हो क्या रहा है, आपने मोल्टन NaCl लिया और मोल्टन NaCl में से इलेक्ट्रिक करंट पास करी, तो उसका केमिकल डिकम्पोजिशन हुआ। केमिकल डिकम्पोजिशन का मतलब फॉर्मेशन प्रोडक्ट। ये जो फिनोमिना है, ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को बोल देते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये फिनोमिना जिस डिवाइस के अंदर होता है, इस डिवाइस को बोल दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसका मतलब ये जो डिवाइस है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो फिनोमिना है, इसको बोल दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, देखो आप जब तक इसमें बैटरी लगा के रखोगे, तभी आयन का मूवमेंट अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर होगा। आप बैटरी को हटा दो, आयन का मूवमेंट नहीं होगा। इसका मतलब इस रेडॉक्स को करवाने के लिए हमको बाहर से लगातार एनर्जी सप्लाई करनी होगी। ऐसे बोल सकते हैं, ये जो रेडॉक्स हो रहा है, इस रेडॉक्स को करने के लिए आउटसाइड से कंटिन्यूसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, या आप ऐसे बोल सकते हैं इसको ड्राइव करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ जो रेडॉक्स हो रहा है ना, ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स। नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा रेडॉक्स जिसको करवाने के लिए बाहर से एनर्जी देनी हो। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस का मतलब जिसको बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाए। तो अगर देखा जाए तो यहाँ किस टाइप का रेडॉक्स हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है हमारा एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स। ठीक है, तो हमने एक जनरल बात बताया आपको इसके बारे में। तो हमने जो डिस्कस किया, हमने आपसे बोला द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट, the device in which electrolysis is carried out is known as electrolysis। ये मैंने आपसे बोला कि ये फिनोमिना जिस कंटेनर में होता है, जिस डिवाइस के अंदर होता है, उस डिवाइस को बोल दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। और जो ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब इसमें जो रेडॉक्स होता है वो ना तो इटसेल्फ होता है, ना इनिशिएट करने के बाद होता है। इसको करवाने के लिए आपको बाहर से लगातार एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इसमें रेडॉक्स हुआ नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर इस इलेक्ट्रोलाइसिस को स्टडी करने के लिए हमारा मोटो क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा क्या एम है, या समझते हैं हमारा क्या एस्पेक्ट है। तो यहाँ पर हमने बोला कि इलेक्ट्रोलाइसिस को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो एस्पेक्ट है। ठीक है, देखिए देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस को स्टडी करने के लिए हमारे दो एस्पेक्ट है। मतलब आप क्यों स्टडी करना चाह रहे हो, तो नंबर वन फर्स्ट एस्पेक्ट तो हमारा ही है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रोलाइट को लेके जब हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, तो एनोड और कैथोड पर जो प्रोडक्ट बना, उन प्रोडक्ट की नेचर क्या होगी। नंबर एक, तो फर्स्ट हमने लिखा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव का मतलब ये पता लगाना है कि एनोड और कैथोड पर किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। फर्स्ट है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब ये जो फर्स्ट लिखा ना क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, इसके अंदर हम प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, या ऐसे बोल सकते हैं प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बना। सेकंड हम लेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। सेकंड हम क्या बताएंगे, सेकंड हम आपको बताएंगे ये आपको जो प्रोडक्ट मिला, पहले में तो आपने प्रोडक्ट का पता लगा लिया, सेकंड में क्या करोगे, जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट का अमाउंट कितना होगा। तो सेकंड में हम पता लगाते हैं टू मेजर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट इलेक्ट्रोड। उस इलेक्ट्रोड में जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट की कितना अमाउंट बनेगा, ये हमारा। तो हमारे पास दो एस्पेक्ट है, फर्स्ट है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, सेकंड है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमने लिया क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना आपको सिखाएंगे। उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर एनोड और कैथोड जो प्रोडक्ट बनते हैं, वो बेसिकली किन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। अगर हमको फैक्टर पहले से पता हो ना, तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमने पहले ये लिखा द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड ऑन। इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोडक्ट है
वो किन पे डिपेंड करते हैं? फर्स्ट हमने ले लिया स्टेट ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, मतलब आप जो मटेरियल काम में ले रहे हो, जिसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, इसकी स्टेट पर, स्टेट का मतलब आपने उसको मोल्टन लिया, या आपने एक्वस लिया, इस पर भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। तो फर्स्ट हमने ले लिया स्टेट ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर हमने ले लिया कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आप जो सॉल्यूशन काम में ले रहे हैं इसकी कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप डाइल्यूट ले रहे हैं या कंसेंट्रेट ले रहे हैं, तो उसके साथ भी प्रोडक्ट की नेचर बदल जाती है। थर्ड हमने ले लिया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। आप जो इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, वो जो बनाते हैं ना एनोड कैथोड इलेक्ट्रोड, उनकी नेचर पे डिपेंड करता है। बेसिकली जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक होता है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट का मतलब नाम से पता लग रहा है कि वो जो इलेक्ट्रोड है वो केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रिएक्टिव का मतलब इलेक्ट्रोड खुद भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब ये इनर्ट होगा, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब किसी पर अटैक नहीं करेगा, इसी को बोल दिया जाता है नॉन अटैकेबल। इनर्ट इलेक्ट्रोड को हमने बोला नॉन अटैकेबल, लिखा हमने इट डज नॉट रिएक्ट विद सॉल्यूशन और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये जो इलेक्ट्रोड है ये ना तो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, ना ही उस पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ रिएक्ट करेगा। और इनर्ट इलेक्ट्रोड में जनरली हम काम में लेते हैं प्लेटिनम, ग्रेफाइट और मरकरी, ये हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। सेकेंडली हमने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। रिएक्टिव का मतलब रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा, दैट इज नोन एज अटैकेबल इलेक्ट्रोड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी रिएक्टिव मेटल है उसका इलेक्ट्रोड काम में ले लिया जाता है, जैसे जिंक है, कॉपर है, ये सब क्या रिएक्टिव मेटल है, तो इनके इलेक्ट्रोड हम इसके अंदर काम में ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक होता है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। तो आपके जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट बनेगा ना, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने इलेक्ट्रोड इनर्ट लिया या आपने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है। चलिए अब हम आपको यह समझाते हैं कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होगा, कैसे प्रोडक्ट का पता लगाओगे। देखिए हमने क्या किया, हमने ये इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया। देखो मैं ये इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहा हूं, सपोज अगर मोल्टन NaCl लूं मैं, तो इसमें Na+ आयन होगा, एक Cl- आयन होगा, ये हमने बैटरी अप्लाई कर दी, राइट। आप जैसे बैटरी अप्लाई करोगे Na+ आयन कहाँ गया, कैथोड पे गया, और कैथोड पे जाके इसका रिडक्शन होके इसने सोडियम बना लिया, ये सोडियम बना लिया, राइट। Cl- आयन किधर आ रहा है, एनोड पे आ रहा है, ये लीजिए Cl- आयन एनोड पे आया, इसका ऑक्सीडेशन होके इसने क्या बना लिया, इसने एक क्लोरीन बना लिया। इसका हम ऐसे बोल सकते हैं कि एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होगा रिडक्शन, या तो हम ऐसे बोले Na+ आयन कैथोड पे जाके रिड्यूस हो गया, Cl- आयन एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हो गया। या इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज हो गए। क्या बोला, आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज हो गए। अब आप कहेंगे डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है, तो डिस्चार्ज का सिंपल सा मतलब होता है, अगर डिस्चार्ज एनोड पे हो रहा है तो डिस्चार्ज का मतलब ऑक्सीडेशन से लेना है, और अगर डिस्चार्ज कैथोड पे हुआ तो डिस्चार्ज का मतलब रिडक्शन से लेना है। या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि Na+ आयन एनोड पे, Na+ आयन कैथोड पे जाके रिड्यूस हो गया, और Cl- आयन एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हो गया। या आप इसको सिंगल ऐसे भी बोल सकते हैं कि आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज हो गए। तो डिस्चार्ज एक जनरल मीनिंग है, डिस्चार्ज एक जनरल वर्ड है। डिस्चार्ज का मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन से लिया जाएगा, और डिस्चार्ज का मतलब कैथोड पे रिडक्शन से लिया जाएगा। ये पॉइंट आप समझ लीजिए। चलिए दूसरी बात समझना। अब क्या होता है कि कोई सा भी आयन हो, उसको इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज होना है, तो उसको डिस्चार्ज होने के लिए एक मिनिमम पोटेंशियल की जरूरत होती है। उस मिनिमम पोटेंशियल को बोलते हैं हम डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो हम सबसे पहले आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल ही समझा रहे हैं। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या हुआ, डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब कोई सा भी आयन हो, चाहे वो कटायन हो या वो अनायन हो, उसको इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज होना है, तो उसको डिस्चार्ज होने के लिए एक मिनिमम पोटेंशियल की जरूरत होती है। उस मिनिमम पोटेंशियल को बोल दिया जाता है डिस्चार्ज पोटेंशियल। मिनिमम पोटेंशियल विच इज रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज एन आयन ऑन इलेक्ट्रोड इज नोन एज डिस्चार्ज पोटेंशियल। उस आयन को इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज होने के लिए एक मिनिमम पोटेंशियल की जरूरत होती है, उसी मिनिमम पोटेंशियल को बोल दिया जाता है डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, देखिए अब मान लो सॉल्यूशन के अंदर एक कटायन एक अनाइन है, सॉल्यूशन में एक कटायन एक अनाइन है, तो वहां तो दिमाग नहीं लगाना, कटायन को ही जाना है, एक कटायन है उसी को जाना है, एक अनाइन उसी को जाना है।
अब प्रॉब्लम कब अराइज होती है? प्रॉब्लम आपके पास अराइज होती है जब आपके पास सोल्यूशन में एक से ज्यादा कटाइन हो या एक से ज्यादा अनाइन हो, या ऐसे हो सकता है एनोड पे जाने वाले एक से ज्यादा कैंडिडेट हो, कैथोड पे जाने वाले भी एक से ज्यादा कैंडिडेट हो। जब एक से ज्यादा पार्टिसिपेंट हो गए तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले कौन जाएगा। तो देखो, जब एक से ज्यादा एनोड पे जाने वाले एक से ज्यादा स्पीसीज है, कैथोड पे जाने वाले भी एक से ज्यादा स्पीसीज है, तो जब एक से ज्यादा है तो उनको डिसाइड कैसे करेंगे पहले कौन जाएगा? तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि पार्टिसिपेंट एक से ज्यादा हो तो कौन पहले जाएगा? जो डिस्चार्ज होने के लिए कम पोटेंशियल, ऐसे हो सकता है भाई इलेक्ट्रोड पे जाके पहले कौन डिस्चार्ज होगा, तो उसका सीधा सा लॉजिक देना है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा यार वो पहले चला जाएगा। ठीक है, ये लिखा ना, इफ अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन more than one cation or anion, then that ion will be first discharged, which required less value of discharge potential। मतलब एनोड पे जाने के लिए दो या दो से ज्यादा पार्टिसिपेंट है तो दो या दो से ज्यादा पार्टिसिपेंट में पहले वो जाएगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। इसी टाइप से कैथोड पे भी अगर जाने वाले दो या दो से ज्यादा है तो पहले वो जाएगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। तो बेसिक सा फंडा हमने तैयार कर लिया, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? चलिए जी, अब हम देखते हैं, अब हम के देखें कैथोड पे एनोड पे कौन कौन चले जाते हैं। सबसे पहले बात करिए हमने कैथोड पे जो भी जाएगा उसका रिडक्शन होगा। अच्छा, कैथोड पे जाने वाला कौन होगा? तो सिंपल बात है, कैथोड पे जाने वाले कटाइन होंगे। कैथोड पे जाने वाले कौन होंगे? कटाइन। तो हमने ईसीएस को देखा, पहले तो कंसेप्ट बना देता हूँ। कैथोड पे जाके उसको क्या होना है? उसको रिड्यूस होना है। कैथोड पे जाके रिड्यूस होना है, तो समझना भाई, जैसे मान लो कैथोड पे जाने के लिए हमारे पास में दो कटाइन थे, उनको जाके कैथोड पे रिड्यूस होना था। अब दोनों में से पहले कौन जाएगा? तो हमने दोनों कटाइन से उनका एसआरपी पूछ लिया कि तुम अपना अपना एसआरपी बता दो। तो ऑब्वियस सी बात है, दो है तो एक का एसआरपी कम होगा, एक का एसआरपी ज्यादा होगा। जिसका एसआरपी ज्यादा होगा मतलब उसकी रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और जिसकी रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसको डिस्चार्ज होने के लिए पोटेंशियल कम चाहिए होगा। तो सीधा सीधा फंडा बन गया ना यार, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, मतलब वो पहले चला जाएगा। या सीधा सीधा कंसेप्ट ऐसे बना दो ना कि कैथोड पे पहले वो जाएगा जिसका एसआरपी ज्यादा होगा। The ion which having more value of SRP required less discharge potential, मतलब जिसका SRP ज्यादा है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, वो पहले चला जाएगा। या आप सीधे सीधे से बोल दिया ना कि कैथोड पे पहले वो जाएगा जिसका SRP ज्यादा होगा। ये बेसिक फंडा याद कर लो कि कैथोड पे जाने कौन जाएगा पहले? जिसका SRP ज्यादा होगा वो कैथोड पे पहले चला जाएगा। ठीक है, अब हमने एक सीरीज बनाई। एक तो मैंने ECS ले ली, देखो ये तो ECS है, लेके बारात का ना मजे से आना, ये मंजन करके वाटर, ये है ना, ये वाली सीरीज। आपको पता है लिथियम से हम इधर फ्लोरीन की ओर चलते हैं, एसआरपी इंक्रीज होता है, इसका ये एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। देखा हमने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसका मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, या ऐसे बोलो इनके डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी टू गेट डिस्चार्ज का मतलब एक तरह से देखा जाए तो अपने इसको समझे, मतलब ये हुआ कि जैसे एक लिथियम आयन और बेरियम आयन, ये दोनों आयन है तो पहले बेरियम आयन जाएगा। एक बेरियम और मैग्नीज दोनों है तो पहले मैग्नीज चला जाएगा, क्योंकि जिसका एसआरपी ज्यादा होगा पहले चला जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नीज और वाटर दोनों साथ में तो पहले वाटर जाएगा। वाटर जिंक आयन दोनों साथ में तो पहले जिंक आयन जाएगा। वाटर और यहाँ कॉपर आयन होता है ना, वाटर कॉपर दोनों साथ में होंगे तो कॉपर आयन चला जाएगा। वाटर और बेरियम है तो पहले वाटर जाएगा। ठीक है, अब देखो एक इसको देख के हमने एक ऐसा कंसेप्ट बना लिया, देखना ये तो वाटर होगा, क्योंकि होगा क्या, जैसे आप एक्वा सॉल्यूशन लोगे ना, एक्वा सॉल्यूशन लेते वाटर तो होगा ही होगा। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कैथोड पे जाने के लिए बात कर रहे हैं तो कैथोड पे जाने के लिए भाई एक्वा सॉल्यूशन लिया ना, तो एक्वा सॉल्यूशन का एक तो वाटर ही सही और दूसरा कोई भी आयन होगा। तो हमें से हो सकता है ना सर, एक तो वाटर हो और दूसरा क्या हो, आयन, और वो भी कौन सा वाला हो, ईसीएस में वाटर के ऊपर वाले अगर आयन हो, मतलब ईसीएस में वाटर के ऊपर वाला आयन हो और उसके साथ वाटर हो तो पहले वाटर जाएगा, नंबर एक। और दूसरी बात, वाटर हो और आयन कौन सा हो, वाटर के बाद वाले हो तो पहले वाटर चला जाएगा। इसका मतलब ये जो वाटर है ना, इस वाटर के रेफरेंस में समझ लीजिए, मतलब ये समझिए एक तो वाटर है और दूसरा इनमें से कोई आयन है तो पहले वाटर जाएगा। दूसरा वाटर है और आयन इनमें से तो आयन चला जाएगा, वाटर नहीं जाएगा, क्योंकि जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वही पहले चला जाता है। ठीक है, ये तो हमने बात करी आपसे कैथोड के बारे में। अब मैं आपको एनोड का भी समझा देता हूँ। एनोड पे जाने वाले कौन होंगे भैया? अब एनोड पे जाने वाला एक तो अनाइन होगा और साथ में एक वाटर होगा, क्योंकि एक्वा से लेंगे तो वाटर तो होगा ही होगा।
वाटर जो होता है ना, वाटर की ऑक्सीडेशन की भी टेंडेंसी होती है और वाटर की रिडक्शन की भी टेंडेंसी होती है। इसका मतलब वाटर एनोड पे जाने की टेंडेंसी भी शो करता है और वाटर कैथोड पे जाने की टेंडेंसी भी बताता है, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो सकते हैं। चलिए जी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। चलिए जी, मान लो क्या था, एक से ज्यादा स्पीशीज थी, वो एनोड पे जाना चाह रहे थे। तुमने बोला एनोड पे जाके क्या करोगे? बोला एनोड पे जाके हम तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तुमने उनसे उनका एसओपी पूछ लिया। तुमने बोला भैया ऐसी बात है, जिसका एसओपी ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, मतलब वो पहले चला जाएगा। तो सीधा सीधा फंडा क्या हुआ, एनोड पे पहले कौन जाएगा? जिसका एसओपी ज्यादा होगा। तो आप वो कॉन्सेप्ट याद कर लो, कैथोड पे पहले वो जाता है जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, एनोड पे पहले वो जाएगा जिसका एसओपी ज्यादा होगा। लिख दिया मैंने, the ion which is having more value of SOP will get first discharge, मतलब एनोड पे वो जाएगा जिसका SOP ज्यादा होता है। ठीक है, अब एनोड पे जाने वाले कौन है? अनायन और वाटर होंगे। तुमने एक सीरीज लिख दी, SO4-2 NO3- Cl- वाटर Br- I-, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SOP। ये सीरीज आपको याद कर लेनी है। ठीक है, ये SOP का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, एसओपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब अगर वाटर और नाइट्रेट दोनों साथ में होंगे तो पहले वाटर जाएगा, वाटर और सल्फेट दोनों साथ में होंगे तो पहले वाटर जाएगा, वाटर और Br- दोनों साथ में होंगे तो पहले Br- जाएगा, वाटर और I- साथ में हो तो पहले I- चला जाएगा, और वाटर और Cl- दोनों साथ में हो, इसके अकॉर्डिंग तो देखने से पता लग रहा है वाटर जाएगा, पर वाटर नहीं जाता, पहले Cl- चला जाता है। इसलिए मैंने इसको टिक करके ऐसे लिख दिया है। देखो SO4 ये Br- I- बस केवल इनमें चेंज हुआ ना, तो इनको मैंने चेंज कर दिया। अब ये चेंज क्यों हुआ? इसका रीजन होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल, या इसको बोलते हैं बबल वोल्टेज। ये क्या है अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर Cl- दोनों साथ में हो तो पहले Cl- जाएगा, वाटर नहीं जाएगा। हाँ, अगर आपसे बोला जाए Cl- और वाटर में से एसओपी किसका ज्यादा है, तो भैया एसओपी तो वाटर का ज्यादा है। तो ये जो ऑर्डर लिखा ना मैंने, ये जो ऑर्डर लिखा ये एसओपी का ऑर्डर है और ये इसके डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी का ऑर्डर है, और इसका रीजन दिया जाता है बबल वोल्टेज। बबल वोल्टेज क्या है ये भी आपको समझा देंगे। ठीक है, वाटर Cl- में से एसओपी किसका ज्यादा, तो वाटर का ज्यादा, और वाटर Cl- दोनों साथ में हो तो पहले कौन जाएगा, तो पहले जाएगा Cl-। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेके डिस्कस करता हूं मैं आपसे। फर्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब मोल्टन NaCl है तो इसका मतलब एक Na+ आयन होगा, एक Cl- आयन होगा। मोल्टन है ना यार, पानी तो होगा नहीं इसके अंदर। एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो एनोड पे गया Cl- और क्लोरीन बना लिया। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसमें कौन गया Na+ और सोडियम बना लिया। आपसे कह देंगे एनोड पे मिलेगा क्लोरीन और कैथोड पे मिलेगा सोडियम। ये लीजिए, इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमने फर्स्ट एग्जांपल बता दिया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। सेकंड हमने ले लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। पहले मोल्टन NaCl लिया था, अब मैंने एक्वस ले लिया, तो होगा क्या, Na+ आयन होगा, Cl- आयन होगा, एक्वस बोल दिया तो वाटर भी होगा। इसका यहाँ पर 3 स्पीशीज है, एक Na+ है, एक Cl- और एक वाटर है। अब हम देखें एनोड और कैथोड पे, एनोड पे जाने वाला कौन होगा, एनोड पे जाने वाला, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो एनोड पे जाने की टेंडेंसी एक तो Cl- रखेगा और एक वाटर रखेगा। वाटर जो है वो ऑक्सीडेशन की भी टेंडेंसी रखेगा और वाटर रिडक्शन की भी टेंडेंसी रखेगा। तो एनोड पे जाने के लिए एक तो Cl- है, Cl- जाके ऑक्सीडाइज होगा तो Cl2+2 इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन लिख दी। वाटर जाके ऑक्सीडाइज होगा तो वाटर के ऑक्सीडेशन से हमको मिलता है ऑक्सीजन, बैलेंस करके हमने लिख दिया है। अब आती है, इसका मतलब एनोड पे हमारे पास 2 पार्टिसिपेंट है, एक Cl- और एक वाटर है। कैथोड पे चले, कैथोड पे जाने वाला कौन है, एक तो Na+ हो गया और एक वाटर हो गया। Na+ जाएगा, रिडक्शन होकर सोडियम बनाएगा, वाटर जाएगा, रिडक्शन होकर हाइड्रोजन गैस बनेगी। हमने इसकी रिएक्शन लिख दी है। ठीक है, इनके SR पे SOP लिख दे। देखो क्लोरीन का जो SOP है E0OP का मतलब SOP -1.36 वोल्ट होता है और वाटर का SOP -1.23 वोल्ट होता है। मैंने डाटा लिख दिया। सोडियम की बात करें तो सोडियम का E0RP का मतलब SRP, इसका SRP -2.71 वोल्ट है और वाटर का SRP -0.83 वोल्ट है। तो इन दोनों को देखने से पता लग रहा है SRP वाटर का Na+ से ज्यादा है। और क्या बोला था, कैथोड पे पहले वो जाएगा जिसका SRP ज्यादा होगा, तो आंसर क्या देंगे, कैथोड पे वाटर जाएगा, Na+ नहीं जा पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये हमें को डाटा याद करने पड़ेंगे, डाटा याद करने की जरूरत है, आपको तो मैंने सीरीज बता दी ना भाई। Na+ और वाटर की बात करें, ये लो ना, Na+ वाटर की बात करें तो Na+ और वाटर, Na+ यहाँ पर कहीं होगा, वाटर यहाँ होगा, किसका SRP ज्यादा, वाटर का, तो पहले वाटर जाएगा ना। आपको डाटा याद नहीं करना, आपको तो मैंने सीरीज याद करवा दी है। ठीक है जी,
चलिए Cl माइनस और वाटर की बात करें तो Cl माइनस वाटर में से आपने देखा अभी SO2 किसका ज्यादा होता है, SO2 तो वाटर का ज्यादा है पर वाटर नहीं जा पाता, इसकी वजह से Cl माइनस चला जाता है। देखो मैंने लिखा क्या, SO2 तो वाटर का ज्यादा है पर वाटर नहीं जाता और Cl माइनस चला जाता है। और वाटर क्यों नहीं जाता, सुनो ध्यान से, वाटर का जो ऑक्सीडेशन होता है ना, वाटर का जो ऑक्सीडेशन है वो काइनेटिकली वेरी स्लो प्रोसेस होता है। वाटर का ऑक्सीडेशन काइनेटिकली वेरी स्लो प्रोसेस है, वाटर का रिडक्शन हो जाता है पर वाटर का जो ऑक्सीडेशन है वो काइनेटिकली वेरी स्लो प्रोसेस है। तो ये बोलता है अगर मेरे रिएक्शन को करवाना चाह रहे हो एक रिक्वायर्ड रेट पर तो मेरे को जो डिस्चार्ज पोटेंशियल सबको चाहिए वो तो मेरे को भी चाहिए, पर मेरे को उसके अलावा एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल और चाहिए, और वो जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए उस एक्स्ट्रा पोटेंशियल को बोल देते हैं हम बबल वोल्टेज, उसको बोल दिया जाता है ओवर वोल्टेज। और उसी बबल वोल्टेज और उसी ओवर वोल्टेज के चक्कर में वाटर नहीं जा पाता और इसकी जगह Cl माइनस चला जाता है। तो पहले कौन जाता है, Cl माइनस जाएगा और हमको एनोड पे देता है, एनोड पे हमको मिलता है क्लोरीन गैस, और जो कैथोड है, कैथोड पे हमको मिलता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सोल्यूशन में एक आपके पास सोडियम बचा और एक आपके पास वाटर बचा, सोडियम वाटर दोनों मिलकर बनाएंगे NaOH, और NaOH बनने की वजह से जैसे हम एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट होने के बाद सोल्यूशन का pH इंक्रीज हो जाता है। इसका रीजन है इस NaOH का फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसको मैं जो अभी बताया ना उसी को मैं लिख रहा हूं, SOP ऑफ वाटर इज मोर देन Cl माइनस, बिल्कुल सही बात है। H2O has more tendency to get oxidized at anode as compared to Cl minus। मैंने बोला ना कि वाटर का SOP ज्यादा है तो वाटर की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी Cl माइनस से ज्यादा होती है, बट एट एनोड H2O will not be first डिस्चार्ज, पर एनोड पे H2O का पहले डिस्चार्ज नहीं होता है ड्यू टू कांसेप्ट ऑफ और पोटेंशियल ऑब्लिक बबल वोल्टेज। ठीक है, बबल वोल्टेज क्या है, तो दी एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शन एट रिक्वायर्ड रेट, उसको एक रिक्वायर्ड रेट पे करवाने के लिए जो हमको एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए उसी को हमने बोल दिया बबल वोल्टेज। और हमने बोल भी दिया ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज काइनेटिकली वेरी स्लो प्रोसेस, वाटर का ऑक्सीडेशन काइनेटिकली वेरी स्लो प्रोसेस है, तो इसको एक रिक्वायर्ड रेट पे करवाने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल की जरूरत होती है, वो जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है उसी को बोल देते हैं हम बबल वोल्टेज। तो हुआ क्या, इसी बबल वोल्टेज की वजह से हमारा वाटर पहले नहीं जा पाया और इस वाटर की जगह Cl माइनस चला जाता है। ठीक है, आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH। मैंने आपको बता दिया NaOH बनने की वजह से pH इसका इंक्रीज हो जाता है। हमने फर्स्ट सेकंड एग्जांपल ले लिया, थर्ड लेता हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वेरी डाइल्यूट एक्वस NaCl। एक्वस NaCl ही ले रहा हूं पर इसको ले लिया वेरी डाइल्यूट। चलिए जी, Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, वेरी डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट का मतलब अब ये जो वाटर है ये एक्सेस में होगा। रिएक्शन लिखे, एनोड पे जाने वाला कौन कौन है, तो एनोड पे जाने वाला एक तो वाटर हो गया, एक Cl माइनस हो गया। चलिए जी, दोनों के रिएक्शन वो की वही लिखिए, SOP भी लिख दिया, डाटा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कैथोड पे जाने वाला कौन हुआ, एक तो Na प्लस हुआ और एक वाटर हो गया, रिएक्शन मैंने वही लिख दिए सेम, वो को वही लिखा है। अब हमको देखना है, देखो Na प्लस वाटर की बात करें, रिएक्शन वो की वही लिखी हुई सेम। Na प्लस वाटर की बात करें, SRP किसका ज्यादा, वाटर का, तो वाटर पहले चला जाएगा, तो वाटर जाएगा, आंसर क्या देंगे, कैथोड पे हमको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मतलब कैथोड की रिएक्शन तो एग्जैक्टली वैसे की जैसे एक्वस NaCl में लिखी थी। अब एनोड की बात करें, एनोड पे जाने वाला कौन है, एक तो वाटर है, एक Cl माइनस है, वाटर Cl माइनस है तो SOP किसका ज्यादा है, वाटर का ज्यादा है, तो वाटर को जाना चाहिए। फिर आप कहेंगे सर वो बबल वोल्टेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, वाटर और Cl माइनस दोनों है ना, तो यहाँ पर जाता भी वाटर ही है, मतलब आप कहेंगे अब इस वाले केस में Cl माइनस क्यों नहीं गया, उसका रीजन सुनो। आपने क्या किया, वेरी डाइल्यूट ले लिया, वेरी डाइल्यूट का मतलब वाटर हो गया एक्सेस में, यानी Cl माइनस की अवेलेबिलिटी यहाँ बहुत कम होगी, तो Cl माइनस की वेरी लेस अवेलेबिलिटी होने की वजह से यहाँ Cl माइनस नहीं गया और उसकी जगह फिर वाटर चला गया। लिखा हमने बिकॉज ऑफ वेरी लेस अवेलेबिलिटी ऑफ Cl माइनस की अवेलेबिलिटी बहुत कम होने की वजह से Cl माइनस नहीं गया और उसकी जगह वाटर चला गया। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना वेरी डाइल्यूट, देखो इधर इसको ध्यान से देखना, हमने केस तो वेरी डाइल्यूट का लिया और इसमें देख पा रहे हैं आप एनोड पे वाटर जाके उसका ऑक्सीडेशन हुआ और कैथोड पे वाटर जाके उसका रिडक्शन हुआ। ऐसा नहीं लग रहा जैसे हमने वेरी डाइल्यूट लिया, जैसे वेरी डाइल्यूट लिया तो वेरी डाइल्यूट का मतलब सोल्ट का अमाउंट तो वेरी लेस हो गया और वाटर एक्सेस में होगा, तो वाटर ही एनोड पे जा रहा है और वाटर कैथोड पे जा रहा है। ये तो मैंने वेरी डाइल्यूट एक्वस NaCl लिया। आप एक काम करो, कोई दूसरा वेरी डाइल्यूट ले लो, आप एक काम करें कोई सा भी सोल्ट ले लें, अगर आपने उसका वेरी डाइल्यूट ले लिया तो उसकी रिएक्शन क्या लिखोगे, एनोड पे वाटर का ऑक्सीडेशन लिख देना और कैथोड पे वाटर का रिडक्शन लिख देना। इसका मतलब अगर वेरी डाइल्यूट का एग्जांपल आ जाए ना, आपसे बोला जाए कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने ले लिया
तो बताइए रिएक्शन क्या होगी। तो करना क्या, अगर वेरी डाइल्यूट का केस है तो एनोड पे वाटर का ऑक्सीडेशन लिख देना और कैथोड पे वाटर का रिडक्शन लिख देना। वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन गैस मिलता है और वाटर का रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन मिलता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए वेरी डाइल्यूट का इलेक्ट्रोलाइसिस करे और आपसे बोला जाए कि एनोड कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो बहुत ही सिंपल आंसर देना है। एनोड पे मिलता है ऑक्सीजन, एनोड पे मिलता है ऑक्सीजन और कैथोड पे मिलता है हाइड्रोजन, अगर वेरी डाइल्यूट का केस है तो। ठीक है जी। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। फोर्थली हमने aqueous Na2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। aqueous Na2SO4 आयन कौन सा होगा, Na+ होगा, सल्फेट होगा, एक वाटर होगा। रिएक्शन लिखे एनोड पे। अब एनोड पे कौन कौन पार्टिसिपेंट है, एक तो वाटर आ गया और एक सल्फेट आ गया। सल्फेट की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन मैंने ये लिखी, सल्फेट, और एक हमने वाटर लिखा। वाटर और सल्फेट में से वाटर का ऑक्सीडेशन की रिएक्शन बता चुका हूं। वाटर और सल्फेट में से SO4 किसका ज्यादा है, वाटर का ज्यादा है। आपको डाटा याद नहीं करना यार, मैंने आपको सीरीज बता दी है, ये देख लो, ये वाली सीरीज देख के बता रहा हूं मैं। ये लिखा ना, ये वाटर है, देख लो ना, ये वाटर और सल्फेट दोनों साथ में होते हैं तो पहले कौन जाता है, पहले वाटर चला जाता है। तो यहीं से देख के बताना है आपको। ठीक है, एक सल्फेट एक वाटर है तो पहले कौन जाएगा, वाटर। ये लीजिए वाटर चला गया तो वाटर जाएगा तो आंसर क्या देंगे, एनोड पे हमें ऑक्सीजन मिलेगा। कैथोड की बात करें, कैथोड पे जाने वाला कौन है, एक तो Na+ हो गया, एक वाटर हो गया। SRP वाटर का ज्यादा है तो पहले वाटर चला जाएगा, आंसर देंगे कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन और एनोड पे मिलेगा हमको ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl यूजिंग मर्करी एज कैथोड। ये थोड़ा एक स्पेशल एग्जांपल है। हमने वापस एक्वस NaCl ले लिया पर इसमें चेंज क्या कर दिया, इसके चेंज मैंने ये कर दिया कि इसके अंदर जो कैथोड है, इसके अंदर हमने चेंज किया जो कैथोड है, कैथोड हमने मरकरी का बना लिया, ये मरकरी का कैथोड बना लिया। एनोड के लिए कुछ नहीं बोला, इसका मतलब एनोड अभी भी हमारा प्लेटिनम का ही बना हुआ है। जिसकी इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ नहीं बोला जाए, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो प्लेटिनम ही लेना है, ये प्लेटिनम का ही बना हुआ है। चलो जी, अब एक्वस NaCl है। अब एक्वस NaCl आयन क्या होगा, एक Na+ होगा, एक Cl- होगा, तीसरा वाटर होगा। एनोड पे जाने वाले कौन कौन हुए, एक तो वाटर हुआ, एक Cl- हुआ, यही हुआ ना। ठीक है, SOP तो वाटर का ज्यादा है पर बबल वोल्टेज की वजह से Cl- चला जाता है, पहले बता चुका हूं। इसका मतलब इस पे एनोड पे तो क्लोरीन मिलेगा। ये तो वही प्रोडक्ट मिला जो एक्वस NaCl में बताया था ना, एग्जैक्टली वो का वही हो गया। कैथोड पे चले, देखिए अब कैथोड पे कौन पार्टिसिपेंट है हमारे पास, एक तो Na+ हो गया, एक वाटर हो गया। Na+ हो गया, वाटर होगा, Na+ जाके रिड्यूस हुआ, एक वाटर हुआ। ठीक है, अब Na+ हमने क्या किया, कैथोड किसका बना दिया, मरकरी का बना दिया। तो Na+ आयन क्या होगा, रिड्यूस होगा और वो जो कैथोड पे जो मरकरी बना हुआ है उसके साथ मिलकर वो सोडियम अमलगम बना लेता है, NaHg। इसका मतलब कैथोड पे बनता है सोडियम अमलगम। यहाँ पर वाटर नहीं जाएगा, वाटर की जगह यहाँ पर सोडियम आयन चला जाता है और ये उसके साथ मिलकर बनाएगा सोडियम अमलगम। हाँ, अगर आपने इसके अंदर हाई वोल्टेज लगा दिया, इफ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, तो जो हाई वोल्टेज लगा दिया ना तो होगा क्या, ये जो सोडियम अमलगम बना, ये सोडियम अमलगम फर्दर वाटर से रिएक्ट करके एक तो बनाएगा NaOH, एक बनाएगा मरकरी और यहाँ से हाइड्रोजन गैस को इवोल्व कर देता है। अगर आप इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो हम बोल देते हैं यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी इवोल्व हो जाती है। नेक्स्ट 6 एग्जांपल ले रहे, एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। मैं एक्वस कॉपर सल्फेट ले लिया तो कॉपर आयन होगा, सल्फेट आयन होगा, वाटर होगा, इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के। ठीक है, एनोड भी प्लेटिनम का, कैथोड भी प्लेटिनम का है। एनोड पे रिएक्शन, एनोड पे जाने वाला कौन होगा, एक तो वाटर होगा, सल्फेट होगा, सल्फेट वाटर अभी भी बताया था। सल्फेट वाटर दोनों साथ में हो तो पहले कौन जाता है भैया, सल्फेट वाटर दोनों साथ में हो तो पहले वाटर जाएगा, इसका मतलब ऑक्सीजन मिलेगा एनोड पे। तो ये तो एनोड पे हो गया। कैथोड पे देखें तो कैथोड पे जाने वाला एक तो वाटर है, आपसे बोला था ना एक्वस जहां पर भी ले लिया एनोड कैथोड पे जाने वाला एक तो वाटर होगा ही होगा। उधर हम वाटर के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखते हैं, इधर हम वाटर के रिडक्शन की रिएक्शन लिखते हैं। वाटर के रिडक्शन पे हाइड्रोजन बनेगा, वाटर के ऑक्सीडेशन पे ऑक्सीजन बनता है। एक तो वाटर हो गया, एक कॉपर आयन हो गया, ये दो है। अब आप इससे देखो कॉपर और वाटर में से तो कॉपर तो नीचे आता है, यानी SRP किसका ज्यादा है, कॉपर आयन का। तो आंसर क्या देंगे, कॉपर आयन जाएगा, वाटर नहीं जा पाएगा और कॉपर आयन जाके क्या बनाएगा, कॉपर बना लेगा। तो आंसर क्या देंगे, इसके एनोड पे मिलेगा ऑक्सीजन और कैथोड पे मिलेगा कॉपर। सॉल्यूशन में क्या बचा, इधर से बचा वाटर, इधर सल्फेट, दोनों मिलकर बनाएंगे H2SO4 और H2SO4 बनने की वजह से सॉल्यूशन का pH डिक्रीज हो जाएगा। तो बोल सकते हैं ना, आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस pH of solution decreases due to formation of H2SO4। तो ध्यान रखना, H2SO4
H2SO4 बनने की वजह से इसका सॉल्यूशन का pH डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट लिया एक्वस कॉपर सल्फेट ही लिया, पर हमने इलेक्ट्रोड कॉपर के काम में ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो एनोड है, एनोड भी एक्वस कॉपर सल्फेट ही है, पर उसके अंदर एनोड भी हमने कॉपर का ले लिया और कैथोड भी हमने कॉपर का, एनोड कैथोड दोनों कॉपर के बना दिए। अब एनोड पे देखें क्या पॉसिबिलिटी है, तो एनोड पे जाने वाला है तो सल्फेट की रिएक्शन हो जाएगी, एक वाटर हो जाएगा। अब क्या हुआ, जो कॉपर हमने एनोड जो कॉपर का बना है, वो जो कॉपर है एनोड वो खुद भी पार्टिसिपेट करने आ जाएगा, मतलब यहाँ जो कॉपर वो तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया ना, और कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा तो ये कॉपर एन बना लेगा। इसका मतलब अब एनोड पे हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट है, एक तो ये होगा, एक ये हो गया, ये हो गया। अब कौन जाएगा, तो हमने आंसर क्या दिया था, जिसका SO2 सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले चला जाएगा। तो अब बात करें इन तीनों में से, देखो मैंने डाटा भी लिखा, सल्फेट का SO2 -1.96 होता है, वाटर का -1.23 होता है, और जो कॉपर है इसका तो SO2 -0.34 होता है। ये तो आपको वैसे भी याद होगा। देखो कॉपर का SRP होता है ना, हाइड्रोजन के नीचे +0.34, तो +0.34 अगर कॉपर का SRP है तो कॉपर का SO2 -0.34 होगा, तो -0.34 हो गया। डाटा को देखने से पता लग रहा है सबसे ज्यादा SRP कॉपर का आ गया, इसका मतलब आंसर देंगे ये वाली रिएक्शन होगी, ये दोनों नहीं होगी। कैथोड पे चले, कैथोड पे एक तो कॉपर का रिडक्शन होगा, एक वाटर होगा, दोनों में से SRP इसका ज्यादा है, इसका ये रिएक्शन होगी और ये नहीं होगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एनोड पे कॉपर से कॉपर आयन बना और कैथोड पे कॉपर आयन से कॉपर बना। इसका मतलब समझे क्या हुआ, जब हम एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं और इलेक्ट्रोड भी कॉपर के बना रहे हैं, तो एनोड से कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही कॉपर कैथोड में जाके रिड्यूस हो रहा है। तो ये फिनोमिना मेरे को कुछ ऐसा नजर आ रहा है। देखो उधर, ये कॉपर का एनोड और कॉपर का कैथोड, ये तो है, ये भी किसका इलेक्ट्रोड है, कॉपर का है, ये भी इलेक्ट्रोड कॉपर का है, और इसके अंदर सॉल्यूशन में भर दिया एक्वस कॉपर सल्फेट, यही तो हो रहा है ना। तो देखो हुआ क्या, ये जो एनोड का जो कॉपर है ये ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ से कॉपर रिलीज हुआ, और वो जो कॉपर रिलीज हुआ वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो गया। मतलब एनोड से कॉपर रिलीज होकर सॉल्यूशन में आ रहा है और वही कॉपर कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं, इसमें हमने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन काम में ले रखा है, इसकी कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। अब आप कहिए सर इस फिनोमिना की क्या यूटिलिटी है, तो ये फिनोमिना हमारे काम आता है एक तो मेटलर्जी के अंदर, मेटल के प्यूरिफिकेशन में, एक काम आता है उस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर। अगर आपको किसी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करनी है तो वहां पर सेम यही फिनोमिना हमारा काम में आ जाता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट, बता दिया आपको। दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ये भी आपको बता दिया। दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये भी आपको समझा दिया। ठीक है, जैसे मैंने कॉपर का एग्जांपल लिया ना, ऐसे और भी केस बना सकते हो। जैसे आप बोल सकते हैं एक्वस AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो क्या करना, एनोड पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन कर देना और कैथोड पे सिल्वर का, एनोड पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन कर देंगे, कैथोड पे सिल्वर का रिडक्शन कर देंगे। हमने और एग्जांपल बना लिया एक्वस NiSO4 यूजिंग Ni इलेक्ट्रोड, तो क्या काम करेंगे, एनोड पे निकल का ऑक्सीडेशन करेंगे और कैथोड पे निकल का रिडक्शन कर देंगे। मतलब सेम एग्जैक्टली वो के केस है। और जब भी हम इस टाइप की इलेक्ट्रोलाइसिस का स्टडी करते हैं तो हमने देखा उसका जो सॉल्यूशन है उसका कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होता है, कंसेंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट है। ऐसा समझे।